निजामुद्दीन भट्ट साहब कभी भी, जब भी मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर था या फिर पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहा, तो निजामुद्दीन भट्ट साहब मेरे पास कभी कोई प्रोजेक्ट लेके या फिर जिले बांडीपोरा की तामीर और तरक्की के हवाले से कोई बात मेरे पास नहीं पहुंची और ना ही वो मेरे पास आए। बांडीपोरा को आप मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, आपने कहा मेरी सर, कोशिश लेकिन आज यूटी है। पहले हमारे सीएम साहब मेरी नहीं चलती, एक हफ्ते के बाद सर आप बांडीपोरा के बाशिंदे हैं, आप वजीर तालीम भी रहे, आप वजीर पीडब्ल्यूडी भी रहे, तो आपने उस टेन्योर में बांडीपोरा के लिए क्या किया, वो बांडीपोरा का यूथ जानना चाहता है और बांडीपोरा की आवाम जानना चाहती है, जरा बताइएगा। आज की सरकार सिर्फ और सिर्फ तनकीद का निशाना बनती है, चाहे असेंबली की बात करें या फिर असेंबली से बाहर करें। लोग और जो सियासी मंजर हम देखते हैं वहां पे सिर्फ उन पे तनकीद ही होती है, क्या वजह रहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नजर नहीं आ रही, तो मैनिफेस्टो की तो बात ही नहीं। आप कह रहे हैं कि उड़ गई। उमर साहब ने शुरू ही किया ये सफर नया सरेंडर से, बड़े सरेंडर से, जो एक ह्यूमिलिएशन, जिल्लत आमेज सरेंडर। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, हमें कहीं का नहीं, हमारा एड्रेस, हमारा पता, हमारी हिस्ट्री, हमारा जोग्राफिया सब मिटा दिया। मुझे नहीं पता कि उनको क्या मजबूरी थी। फारूक साहब का वो क्रिकेट केस था या दूसरा कोई केस था, बैंक केस था, क्या केस थे मुझे नहीं लगता। बीजेपी के पास तो तमाम आर्मी। जेके न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप खालिद बशीर किरमानी के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली हमारे एक खास मेहमान मौजूद है, जो कि साबिका वजीर तालीम भी रह चुके हैं और साबिका पीडब्ल्यूडी वजीर भी रह चुके हैं। हाल ही में पीडीपी की जानब से इन्हें और एक कुर्सी से नवाजा गया और बांडीपोरा की जो जिम्मेदारी है वो इनके सुपुर्द की गई। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि मौजूदा सरकार की कारकर्दगी के बारे में, और खुसूसन बात होगी यहाँ पे शुमाली कश्मीर बांडीपोरा के तामीर और तरक्की के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। नईम साहब, सीधे सवाल रहेगा आपसे। इससे पहले भी सरकारें आई और आज भी सरकार है, लेकिन आज की सरकार सिर्फ और सिर्फ तनकीद का निशाना बनती है, चाहे असेंबली की बात करें या फिर असेंबली से बाहर करें। लोग और जो सियासी मंजर हम देखते हैं वहां पे सिर्फ उन पे तनकीद ही होती है, क्या वजह रहती है? सरकारों पे तनकीद होती है, जमहूरियत की यही रूह है। लेकिन इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत जम्मू कश्मीर में है, इस वजह से है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बिल्कुल त्याग दिया है, उससे हाथ साफ किए। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वॉश देयर हैंड्स ऑफ देयर पॉलिटिकल लेगेसी, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव, उनके पॉलिटिकल गोल्स कोई नहीं। लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गोल महज एक है, और उसमें काफी लोगों ने साथ दिया है कि शेख साहब के घर में हर किस्म की आसाइश रहे, सहूलत रहे, नौकर चाकर रहे, गाड़ियां रहे, चमक दमक रहे, तनख्वाहें रहे, और जो उनके उस इकोसिस्टम में आते हैं, उनके करीबी लोग, उनके लिए भी यही किसी दूसरी सतह पे ये सारे सहूलियात फराहम रहे। उनका तस्वुर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का इक़्तिदार का तस्वुर ही ये नहीं है कि वो जो इलेक्ट होते हैं तो उनका लोगों के तई, इस सरजमीन के तई, इस रियासत के तई जो उनका एक हक है वो कैसे अदा करें, वो नहीं। वो दूसरे इलेक्शन की तैयारी करते हैं जिस दिन वो इलेक्ट होते हैं कि अगले इलेक्शन में क्या झूठ बोले, अगले इलेक्शन में कैसे इतने पैसे जमा करें कि अगला इलेक्शन लड़ सकें। तो इसलिए ये एक इलेक्शन पार्टी है, इनसे और किसी अच्छी चीज तवक्को नहीं की जा सकती। तो इसीलिए लोग तनकीद में अभी तनकीद कर रहे हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली इलेक्शन के दौरान अपना मैनिफेस्टो पास किया, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पे वो मैनिफेस्टो कहीं नजर आ रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नजर नहीं आ रही, तो मैनिफेस्टो की तो बात ही नहीं। आप कह रहे हैं कि उड़ गई? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ उड़ गई, लेकिन उनकी जुबान बंद हो गई। जी,
आपने क्यों वोट डाला? हम कश्मीर के लोगों ने इतना ओवरवेलमिंग वोट क्यों डाला उनको? जम्मू में, पीर पंचाल में, दूसरी जगह में क्यों लोगों ने डाला? कि लोग एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं 2019 के बाद, एक गहरे गड्ढे में बंद, जी, जहां उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं नजर आती है बाहर निकलने की। तो उन्होंने कहा कि हमने हर बार कोशिश की कि हमारी बात दुनिया तक पहुंचे, हमारे दुख दर्द को लोग सुने। तो उन्होंने कहा अब ये एक जमहूरी मौका है कि हम जमहूरी तरीके से एक पार्टी को वोट दे दें, जो उन्होंने पिछले 30 साल में कभी नहीं किया है। उन्होंने इस पार्टी को 50 सीटों के करीब दिए, इसलिए कि ये हमारी बात कहे। जी। लेकिन उसके बरक्स वो बात करना ही भूल गए। तो उमर साहब ने शुरू ही किया ये सफर नया एक सरेंडर से, बड़े सरेंडर से, जी, जो एक ह्यूमिलिएशन, जिल्लत आमेज सरेंडर कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, हमें कहीं का नहीं रखा, हमारा एड्रेस, हमारा पता, हमारी हिस्ट्री, हमारा ज्योग्राफिया सब मिटा दिया। सर, हाल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप इल्जाम लगाया और मुझे कंप्लीट करने, जी, तो उसका हमें कम से कम गिला करना था। जब हम चीफ मिनिस्टर बने, जी, हमने गिला नहीं किया। हमने क्या किया? हम गए उनके ही पास, उनके कदमों में अपने शॉल डाले, जी, इतने कीमती शाल कि हाँ, आपसे बहुत बढ़िया, हमारे एहसान हम पे किया है, जी। तो ये एक जो पॉलिटिकल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज ऑफ सरेंडर है, ये जो सिंबोलिज्म उन्होंने किया, वो बहुत, मुझे लगता है उससे उमर साहब की खुद अपनी पोजीशन बहुत खराब हो गई। जी। मुझे नहीं पता कि उनको क्या मजबूरी थी। फारूक साहब का वो क्रिकेट केस था या दूसरा कोई केस था, बैंक केस था, क्या केस थे मुझे नहीं लगता। बीजेपी के पास तो तमाम आरबी है उनके साथ। सर, बैंक केस तो ये कहा जाता है कि वो पीडीपी ने किया था और पीडीपी के दौर हुकूमत में वो बैंक केस हुआ था। आपको नहीं मालूम? वो आपको उनसे पूछना चाहिए जो बैंक केस है। जी जी सर, जी सर। उस जो पीडीपी के जिम्मे लगाते उन्होंने उसमें सीबीआई ने भी प्रोब किया, स्टेट एंटी करप्शन में भी कहीं नहीं। सर, असेंबली का इजलास चल रहा है और कल ही एक इल्जाम लगा पीडीपी की हुकूमत पर, जो कि पीडीपी वहां पे एक अपने बिल पास कराने की वो वहां पे पेश की थी। तो ये कहा गया कि पीडीपी अपने रिश्तेदारों के लिए वो बिल पास कर रही है और जो यहाँ पे गैर रियासती बाशिंदे हैं उनके हित में जो है वो बिल पास कराने जा रही है। देखिए, ये मुझे नहीं पता इस पे रोएंगे या हंसेंगे, क्या करेंगे। ये इतना बड़ा एक आर्गुमेंट है। आपने सुना होगा दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि हमने इतनी झुग्गी झोंपड़ियां, कॉलोनियां, इतनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी हमने रेगुलराइज की। जी, होता है जी, बॉम्बे में होता है, जी, हर जगह होता है, हर जगह जी। और लोग हम ठोक के हुकूमतें कहते हैं कि हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को जी रेगुलराइज किया, अब हम उनको पानी दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सब सुविधाएं। जी सर। ये बिल थी बिल्कुल उसी तरह पे कि अगर किसी ने गांव में, आपके गांव, आप गांव में रहते हैं, जी, गांव में होंगे, कोई गांव से बाहर किसी किनारे पे किसी ने घास चराई में, जी सर, मकान बनाया, कोई गरीब होता है जिनके पास, जिसको गांव में नानगार कहते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं होती, तो उसके पास 5 मरले 6 मरले, उसकी एक हद मुकर्रर कीजिए आप, 5 मरले से अलावा अगर आपके पास है, 10 मरले से अलावा अगर 10 मिले तो आप वैसे ही देते। अगर आपने मकान बनाया है, हमने इसीलिए इसका नाम या एंटी बुलडोजर रखा था, एंटी बुलडोजर। तो ये बुलडोजर लेके नहीं जाए, उसको बेचारे को उसका पट्टा दे दे, उसको बताएं कि हाँ, आपने अब बनाया, गलती की है, लेकिन स्टेट की एक जिम्मेदारी है, स्टेट माँ बाप होता है जी, स्टेट जालिम नहीं होती है। तो हम आपकी परेशानी दूर करेंगे, हम आपको, ताकि कोई तहसीलदार, कोई थानेदार आपको कल तंग न करे, आप इसको ये रखें स्टेट की तरफ से आपको
बिल का मकसद इतना ही, जिसमें कहाँ से वो कह रहे हैं बाहर से आ रहे हैं वगैरह, फिर वो एक लंबा चौड़ा एक खोल रहे हैं, एक जो मैं इस वक्त नहीं बात कर रहा हूं, तो वो बात तो फिर काफी दूर जाएगी। जी सर, हाल ही में आपने अपने यहाँ पे ऑफिस का इनेकाद किया और बाकायदा तौर पर आपने एक ऑफिस खोला। उसके बाद बड़ी बातें सामने आई जिसमें आपने इन चीजों का भी एतराफ किया कि निजामुद्दीन भट्ट साहब कभी भी, जब भी मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर था या फिर पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे आप, तो निजामुद्दीन भट्ट साहब मेरे पास कभी कोई प्रोजेक्ट लेके या फिर जिले बांडीपोरा की तामीर और तरक्की के हवाले से कोई बात मेरे पास नहीं पहुंची और ना ही वो मेरे पास आए। देखिए क्या वजह रही होगी ऐसी? अब मैं आया हूँ बांडीपुर, मैं किसी के खिलाफ नहीं जी, मैं सिर्फ बांडीपुर के लोगों की थोड़ी बहुत जो कर सकता हूँ इस सिस्टम में खिदमत, वो करने के लिए आया जी। मेरी किसी से लड़ाई नहीं सर, आपने ये कहा था कि कोई मेरे पास नहीं आया, नहीं तो मैं यहाँ के लिए काम करता। एक रेफरेंस किया मैंने जी, जो मैंने मुझे बाद में पता चला कि हम और भी कुछ कर सकते थे अगर मुझे किसी ने कहा हो। जी सर। सर, आप बांडीपोरा के बाशिंदे हैं, आप वजीर तालीम भी रहे, आप वजीर पीडब्ल्यूडी भी रहे, तो आपने उस टेन्योर में बांडीपोरा के लिए क्या किया, वो बांडीपोरा का यूथ जानना चाहता है और बांडीपोरा की आवाम जानना चाहती है, जरा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले जो एजुकेशन में जो रिफॉर्म हमने किया वो तो सब जगह आया जी। आपके स्कूल ही बंद नहीं होते थे, विंटर में आपका मुफ्त कोचिंग चल रहा था, बांडीपुर में भी चल रहा था जी। जो चीफ मिनिस्टर सुपर स्पेशलिटी वो शुरू किया जी। टीचर्स को किसी के पास जाना नहीं पड़ता था, एक ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई जी। वो शायद अब भी चल रही है नहीं जी। उसमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, जो एक इंडस्ट्री बनी हुई थी ट्रांसफर इंडस्ट्री वो खत्म हो गई जी। अच्छा, जो स्कूलों में जो इम्तिहानों में नकल हो रहा था वो खत्म हो गया। और एक जो अभी मैं बहुत खुश हुआ, अभी मैंने सुना कि ये जो क्लस्टर सिस्टम हमने बनाया वो अभी तक चल रहा है, तो इतने रिफॉर्म्स हो गए उसमें। तो यहाँ एक बहुत बड़ी कमी थी कि यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था, जिससे जो जवाहर नवोदय विद्यालय, तो हमने 200 कनाल जमीन लेके वहाँ बरार में बना दिया। आप देख रहे हैं जी जी, बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन उन्होंने तो मैं बहुत खुश हुआ, अभी मैं गया अपने गाँव में तो वहाँ कुछ लोग ने कहा हमने अपने बच्चों को वहां डाला। तो ये आप देखें एक बहुत बड़ी एक बांडीपुर के लिए बहुत बड़ी सहूलत है सर। इसके साथ साथ बांडीपुरा के लोगों का ये भी कहना है सर। जी जी सर, मैं भी बांडीपुरा का हूँ जी। 2 साल में रहा, 2-2.5 साल तो टोटल हमारा, उसमें हालात इतने खराब थे कि मैं बांडीपुर आ भी नहीं सकता था जी। 16 में तो बिल्कुल नहीं, 17 में इतना, मतलब कई बार तो मुझे वापस जाना पड़ा कि हालात सड़क सर 2014 से 18 तक आप ही की हुकूमत थी? 14 से नहीं, हमने मार्च 15 में उठाया जी, जी, पहली बार जी सर। और मुफ्ती साहब गुजर गए जनवरी में जी। उसके बाद हमने फिर अप्रैल 16 में उठाया जी सर। और वो टोटल मुफ्ती साहब के 10 महीने और महबूबा जी के कोई 2 साल जी सर। 2 साल 10 महीने हमारी टोटल हुकूमत रही, और उसमें भी वक्फा आ गया। लेकिन मैं इसमें कोई अपोलोजेटिक नहीं हूँ, हमसे जितना हुआ। आपने देखा कि यहाँ श्रीनगर से बांडीपुर आने से डरते थे लोग, सड़क की जो हालत थी। सड़क की हालत सर अभी वैसी की वैसे है, अभी भी बांडीपुरा का रोड रो रहा है कि मुझे वाइडनिंग चाहिए सर। ये आप गलत कह रहे हैं, वैसी नहीं सर, वाइडनिंग नहीं है सर बांडीपुरा, अभी भी मुश्किलात में है। किसी भी बुजुर्ग से पूछे यहाँ किसी भी रास्ते पे चलते कि सड़क वैसी है या उसमें कोई फर्क सर? बांडीपुरा के रोड को अभी तक नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं मिला, और अब हमारा अपना वजीर भी रह चुका है। एक वजीर रहा 1 साल जी सर, 1 साल 2 महीने में वजीर रहा जी। उसमें सड़क बन गई जी, बांडीपुर की सड़क बन गई जी सर। और 100 आप रिकॉर्ड निकाले, 130 करोड़ रुपए की जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो बांडीपुरा के लिए, मैं आपको गिनाऊं जी। आपके नादीहल, सुमलत जी,
बांडीपुर, इसको कोई पूछता था? नहीं सर। कितने पुल उसमें बन गए, एरिन का पुल बन गया, बापोरा का पुल बन गया, कोटा सतरी की सड़क बन गई उसी दौरान। आपका कुरारा से आगे वहाँ सिरंदर तक आपकी सड़क पहुंच गई। यहाँ आपकी छांदजी की सड़क बन गई। यहाँ आपका जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से लेके आयतमुला, सुकूर, क्या है इसको, वहां से लेके बनकूट से लेके सनरवानी, और यहाँ खयार से लेके आपको नीचे तक कोई सड़क का पैच नहीं रहा बांडीपुर में जिसमें मैकेडमाइजेशन नहीं हुआ। जी सर। आप किसी भी बुजुर्ग से बांडीपुर में पूछिए, किसी भी राह चलते से पूछिए, कि पीडीपी वाले से नहीं, इससे पहले इतना काम बांडीपुर में हुआ है कभी जितना उस एक साल में। जी। मैं भी चला हूँ इस सड़क पे, मेरे बुजुर्ग चलते रहे, और यहाँ तो आपको पता है आज मैं बिल्कुल 1.5 घंटे में श्रीनगर से यहाँ पहुंच गया। यहाँ तो 4 घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे। जी। मैं इस चीज से बाखबर हूँ कि इस सड़क को और कुशादगी की जरूरत है। अल्लाह ने मौका दिया तो मेरे ही हाथों से होगा इंशाअल्लाह। जी सर। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल बांडीपुर में है और जो भी मुझसे हो सकता है वो करूंगा इंशाअल्लाह। सर, जैसे कि स्टेट जब थी तब की सरकार और आज यूटी की सरकार में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए, सरकार पे भी मुनहसिर है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 6 साल थी, वो बहुत जबरदस्त एक पूरी खुद मुख्तार रियासत के चीफ मिनिस्टर थे। क्या किया उन्होंने 6 साल? एक काम गिनवाए जी, एक काम गिनवाए। फ्री बस दी है सर उन दिनों। जी सर। उन दिन, ये आज। जी जी सर। उन दिनों जी, एज चीफ मिनिस्टर बिटवीन 2008 एंड 2014। जी सर। बताएं, हैं? बताएं मुझे। कुछ नहीं, लोग वैसे के वैसे हैं और लोग अभी भी परेशान। मैं बताऊं मुफ्ती साहब ने अपने 10 महीने में क्या किया? जी, 5 नई यूनिवर्सिटियां बनाई सर। 5 यूनिवर्सिटियां बनाई, लेकिन जिला बांडीपुरा अभी भी वुमेन्स डिग्री कॉलेज से महरूम है। वो दूसरी बात है, वो छोड़िए। बांडीपुर का मैं कहता हूँ ना, बांडीपुर में एक रहा है रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट। जी सर। मैं कहता हूँ यहाँ की रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं। जी। वही एक जो यतीमी का एहसास है बांडीपुर में, जी, कि बाकी इलाकों में कोई हमने लीडर बनाया जिसको हम वोट देते हैं, जिसको हम आगे उनकी अपनी प्रायोरिटीज बदलती है। जी सर। तो मेरी प्रायोरिटी उन दिनों भी बांडीपुर ही था जब मैं कुछ भी नहीं था। जी सर। जब मैं सरकारी मुलाजिम था, मेरी निगाह बांडीपुर से हटती नहीं थी। जब मैं मिनिस्टर था, मैंने यहाँ से वोट नहीं लिया था। जी। जी सर। लेकिन फिर भी मैंने कहा मेरे अपनी सरजमीन का हक है, इसका नमक मैंने खाया, मैं इसको वापस दूंगा। जब भी अल्लाह ने फिर मौका दिया फिर करेंगे सर। यही सवाल मैंने इससे कबल भी आपसे पूछा कि आप बांडीपुरा की सरजमीन से वाबस्ता है, तो बांडीपुरा की यूथ और बांडीपुरा के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने दौरे इक़्तिदार में जब आप वजीर तालीम भी रह चुके और वजीर पीडब्ल्यू भी रह चुके, तो उस टेनवर में आपने बांडीपुरा के लोगों के लिए क्या किया, वो काम बांडीपुरा के आवाम सुनना वही तो मैंने अभी जो कहा, मैं आप क्यों बार बार यही मैं फिर यही कहूंगा जो मैंने किया है। जी सर। पहले तो वहाँ पत्थरों ने यहाँ आने ही नहीं दिया। जी। 2 बार तो मैं जान बचा के भाग गया। जी। तो उन दिनों, आज तो कोई बात ही नहीं ना करता है। आज आपके रोज मुलाजिम होते हैं बरतरफ, कोई बात करता है? जी सर। उनको लगता था ये अपने लोग हैं, चलो इनको पत्थर शतर मारो, कोई बात नहीं। ये FIR भी वापस लेंगे, 12,000 FIR वापस लिए। उस हुकूमत का भी मैं हिस्सा था। जी सर। उसी कैबिनेट का जिसने वो फैसला किया। जी। तो उसी कैबिनेट का मैं भी हिस्सा था जिसने हुर्रियत वालों को लिखा कि आप बात करें, दिल्ली से आ रहे हैं आपके साथ बात करने। सर, बांडीपुरा में कैबिनेट का मैं भी हिस्सा था जिसने ये फैसला किया कि यहाँ सीज फायर कराएंगे। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें हैं। बांडीपुर के
तो यहाँ डेवलपमेंट डेफिसिट है। मगर अगर आप ये बार बार मुझे कहेंगे आपने क्या किया, तो उन लोगों से पूछें जिन्होंने 2-2 टेन्योर यहाँ किए हैं जी सर एज रिप्रेजेंटेटिव्स। एक बात बताएं, यहाँ आपके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है आज जी, मैंने बनाया है, मैं कहना नहीं चाहता जी सर, छोटी बात है, अपने CDF से बनाई जी। जो आपका यहाँ पे डायलिसिस सेंटर है जी सर, ये किसने बनाया है? जी आपने ही बनाया है। तो जी, आपने कभी बात नहीं की जी। आपका आठवतु किसने बनाया है? आपका ब्लड विंटेज किसने बनाया है? जी। यहाँ ये जो ब्यूटिफिकेशन हो गई आपकी, जहाँ आप शाम को बहुत सब लोग सैर कर ले, किसने किया? तो इसलिए मैं ये गिनवाना नहीं चाहता हूँ, मैं फिर भी बांडीपुर का कर्जदार जी जी। एक छोटा सा एक मौका दिया अल्लाह ने, तो उसमें मैंने कोशिश इसी दिली से कुछ कर पाऊं जी। तो वो कुछ जो हो गया अल्लाह के पास है, मैं किसी से उसका सिला नहीं चाहता हूँ, पर बार बार आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया। सर एक प्रोजेक्ट आया NHPC का यहाँ पे, जिसको हर साल बड़ी भरकम रकम आती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को, लेकिन जो वहां के जमींदार है, जो लैंड प्रोवाइडर्स है, वो अभी भी बेहाल है। वो रो रहे हैं कि हमें वो नौकरियां नहीं मिली, और जो हमसे जमीन दी गई वहां पे अभी तक हमें उसका मुआवजा नहीं मिला। क्या वजह रही, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। उसका मुझे इल्म नहीं है, वो तो सरकार से पूछना चाहिए उस सवाल जी जी। तो उसका सर उन लोगों के लिए आपकी कोई मैसेज, जो कि मैं इस वक्त रो रहे हैं, मैं इस वक्त इस सूरत में नहीं हूँ कि मैं उनसे कुछ क्या कहूँ, मैं वादा तो नहीं कर सकता जी, मैं सरकार में नहीं हूँ, तो मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। वो आप उनसे पूछें, सरकार से पूछें। सर और एक वादा आपने परसों ही किया बांडीपुरा के आवाम के साथ, खासकर जो बांडीपुरा का यूथ है, कि अगर मुझे अगले इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया, मैंने इलेक्शन की बात नहीं, अच्छा कोई भी मौका मुझे मिले मैं इंशाल्लाह, तो बांडीपुरा को आप मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, आपने कहा सर, कोशिश। लेकिन आज यूटी है, पहले हमारे CM साहब मेरी नहीं चलती, एक हफ्ते के बाद आप मुझे पूछते हैं सवाल कि आपने कहा मॉडल जी जी सर, तो एक हफ्ते में तो नहीं ना मैं बनाऊंगा। नहीं सर, आपने कहा कि क्या आइडियोलॉजी रखी आपने उसके लिए? सर विजन है मेरा जी सर, विजन है जी। इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, अल्लाह मौका मिलेगा तो आप देखेंगे, आप उस दिन मगर आप फिर बोलेंगे नहीं आपने क्या किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त थे साबका वजीर तालीम और साबका PWD वजीर पीरजादा नईम अख्तर साहब।